हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सैनी में आज आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रेपलिन में। दोस्तों, ये इस चैनल का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का भूगोल का। देखो दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में डिफरेंट टाइप के टॉपिक होते हैं। जैसे पहला टॉपिक होता है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरा अपना टॉपिक होता है वो होता है राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। तीसरा अपना जो टॉपिक होता है वो होता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। चौथा जो टॉपिक होता है वो होता है जलवायु। पांचवा टॉपिक होता है वो होता है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। छठा टॉपिक होता है वो होता है मृदा। सातवां टॉपिक होता है वो होता है परिवहन। आठवां टॉपिक है वो है वनस्पति। नौवां टॉपिक है वो है पशु संपदा। 10वां टॉपिक है वो होगा आपका जनसंख्या। इसके अलावा भी दो चार छोटे छोटे टॉपिक और हैं। तो इन सभी टॉपिकों को मिलाकर राजस्थान का भूगोल बनता है। दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले राजस्थान का जो पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, तो अपना पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। अभी देख, सामान्य परिचय में कई चीजें आती हैं। जैसे हम देखते हैं सबसे पहले नामकरण। तो इसमें हम राजस्थान के नामकरण की चर्चा करेंगे कि वे राजस्थान को हम आज राजस्थान कहते हैं, वो राजस्थान क्यों कहते हैं, कौन कौन से स्टेज पे आकर वर्तमान राजस्थान का नाम पड़ा। दूसरा आएगा राजस्थान की अवस्थिति। अवस्थिति का मतलब होता है लोकेशन, कि वे राजस्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है, वर्ल्ड में कहाँ है, ग्लोब में कहाँ है, भारत में कहाँ है, इसकी कितने अक्षांश से कितने स्थान तक है, कितने देशांतर से कितने देशांतर तक है। तीसरी हम बात करेंगे विस्तार की, कि राजस्थान का एक्सटेंट कितना है, कि कितने किलोमीटर की लंबाई में फैला है, कितने किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान की आकृति, कि राजस्थान की आकृति कैसी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान की आकृति समचतुर्भुजाकार है या रोम्बस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है और भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान की सीमाएं और नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान का एकीकरण। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान का नामकरण। तो राजस्थान का नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, राजस्थान के नामकरण के लिए सबसे पहले जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख का। तो दोस्तों, बसंतगढ़ शिलालेख है, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान शब्द का जो प्रथम उल्लेख मिलता है वो मिलता है सिरोही जिले से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में। अब बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में थोड़ी डिटेल जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ प्राप्त हुआ। तो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले के बसंतगढ़ नामक स्थल पर प्राप्त होने के कारण इसका नाम बसंतगढ़ शिलालेख पड़ा। अब दूसरी बात आती है कि वे बसंतगढ़ शिलालेख है ये कब का है, इसका कालक्रम क्या है। तो इसका कालक्रम है दोस्तों 682 विक्रमवी संवत। अगर इसको हम ईस्वी सन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 625 ईस्वी सन। अब तीसरी बात आती है कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहाँ प्राप्त हुआ। तो बसंतगढ़ शिलालेख का स्थल पूछे तो बसंतगढ़ है सिरोही में, लेकिन जो मैन वो बिंदु पूछे कि भाई कहाँ प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ खीमल माता का मंदिर। और खीमल माता के मंदिर के कई अन्य नाम और हैं, जैसे सीमल माता भी कहते हैं, जगन माता भी कहते हैं, छेमंत्री माता भी कहते हैं और छेमकरी माता भी कहते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वे बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ प्राप्त हुआ, तो इन चारों पांचों नाम में से आपको एक नाम मिलेगा और आप इसमें कंफ्यूज मत होना।
जो भी आप ये चारों नाम देख रहे हैं, चारों के चारों सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई तो बसंतगढ़ शिलालेख बना या इसको बनाया गया, उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था वर्मलात। तो वर्मलात चावड़ा वंश का शासक था। जैसे आपने कई वंश सुने होंगे थे, जैसे सिसोदिया वंश, कछवाहा वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश। ऐसे एक वंश था चावड़ा वंश, जो उस समय सिरोही और उसके आसपास वाले क्षेत्र पर शासन करता था। नेक्स्ट बात होती है लेखक। तो भाई बसंतगढ़ शिलालेख का लेखक कौन था? तो लेखक था द्विजन्मा। और द्विजन्मा कौन था? उस समय का एक विद्वान व्यक्ति था दिवाकर। इस दिवाकर का पुत्र था द्विजन्मा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बसंतगढ़ शिलालेख है, इसका उत्कीर्णकर्ता कौन था? और इसका उत्कीर्णकर्ता था नागमुंडी। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होती है कि भाई एक तरफ लेखक आ रहा है, एक तरफ उत्कीर्ण आ रहा है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की कोई वो बात नहीं है, आप इसको थोड़ा सा समझो। देखो, सपोज करो कि आपको एक घर बनाया है आपने, और घर के बाहर आपने एक पट्टी लगाई है नाम की, जिसको पटलेख कहते हैं। इस पे आपने लिखा है, जैसे कि कुछ भी लिख दिया आपने, जैसे बंसल हाउस लिख दिया। अब बंसल हाउस लिखने के लिए आपको जो ये पट्टी बनाते हैं, पटलेख बनाते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। आप उनसे कहोगे कि भैया एक एक नेम बोर्ड बनाओ, एक पटलेख बनाओ, तो वो कहेगा भाई हाँ मैं बना दूंगा, इसमें क्या लिखना है? तो आप उसको कुछ ना कुछ तो मैटर दोगे, तो मैटर आप लिख के दोगे। तो आपने लिख के दे दिया कि भैया इस पे बंसल हाउस लिख दो। अब बंसल हाउस लिखा किसने? आपने। तो इसका लेखक तो कौन हो गया? द्विजन्मा। जैसे इस पटलेख के लेखक कौन हो गए? आप। अब जो 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 बनाने वाला होगा वो उसको क्या करेगा? उत्कीर्ण करेगा। पत्थर पे छीनी से, हथौड़े से बारीक बारीक गड्ढे करते हुए उत्कीर्ण करता है। तो उत्कीर्ण करने वाला कौन होगा? जो पटलेख बनाता है वो। ऐसे ही बसंतगढ़ शिलालेख का उत्कीर्ण करने वाला कौन हो गया? नागमुंडी। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक तरफ लेखक है, एक तरफ उत्कीर्ण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा की, कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख है, इसकी लैंग्वेज कौन सी है? आपसे पूछे तो इसकी लैंग्वेज है संस्कृत। ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं लिपि की। तो इसकी लिपि है कुटिल लिपि। जिस प्रकार आप देखिए अपनी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। कौन सी लैंग्वेज अपनी? हिंदी। और इसकी लिपि कौन सी है? तो लिपि पूछे तो देवनागरी। हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी में। जैसे आप देखो कि मैं लिखूं स्टडी, ये अंग्रेजी का शब्द है स्टडी। अब इसको हम देवनागरी में लिखते हैं, तो देवनागरी में लिखेंगे स्टडी। ये हिंदी नहीं है दोस्तों, हिंदी आएगा इसका अध्ययन, हिंदी आएगा अध्ययन। लेकिन ये जो हमने लिखा स्टडी, ये देवनागरी लिपि में स्टडी को लिखते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो बसंतगढ़ शिलालेख लिखा गया था दास प्रथा के ऊपर। इसका मुख्य विषय था दास प्रथा। अब बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इस शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक शिलादित्य का वर्णन मिलता है। तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में, कि भाई बसंतगढ़ शिलालेख में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो मेवाड़ के किस शासक का उल्लेख मिलता है? गुहिल वंश के शिलादित्य का। नेक्स्ट बात करते हैं, इस शिलालेख में दास प्रथा के साथ साथ सामंत प्रथा का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इस शिलालेख में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है राजस्थानीय द्वितीय शब्द। यही शब्द है जो विश्व में पहली बार राजस्थान का अगर कहीं उल्लेख होता है तो इसमें होता है। इसमें आप देखिए राजस्थानीय द्वितीय में, आप यहां देखिए इसको, कि यहां से और यहां तक देखिए आप इसको, इसी में क्या मिलता है? राजस्थान। तो दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं, अभी थोड़ा और आप देखना। तो दोस्तों देखो, ये है बसंतगढ़ शिलालेख, और ये बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें 17 श्लोक है और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये ऐसा नहीं है वो शिला पे लिखा हुआ है, तो आप ये उसका टेस्ट है।
तो आप इसको देखो ध्यान से, इसका जो 13वां शिलालेख है, इस 13वें शिलालेख में एक शब्द मिलता है राजस्थानियादित्य भट्ट, और यही वो शब्द है राजस्थान जो प्रथम बार उल्लेखित होता है। अब यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा और कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, एक शब्द होता है अभिलेख, आप इसको ऐसे समझो थोड़ा सा, एक शब्द होता है अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? एक तो होता है लेख, एक तो होता है लेख कि हम पेन से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। एक होता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस पर जब हम एक बारीक छीनी आती है और एक हथौड़ी आती है, उससे उत्कीर्ण करते हैं, उस पर चोट मार मार के उत्कीर्ण करते हैं गड्ढे के रूप में, तो उसको कहते हैं अभिलेख। अभी कई प्रकार का होता है, देखो आप समझो इसको। अगर मैं किसी शिला पर कुछ लिखता हूं तो उसको कहेंगे शिलालेख। क्या कहेंगे? शिलालेख। अगर मैं किसी स्तंभ पर कुछ लिखता हूं तो उसको कहेंगे स्तंभ लेख। अगर मैं किसी पट्टी पर कुछ लिखता हूं तो उसको कहेंगे पटलेख। अगर किसी धातु पर, मान लो लोहे की धातु की एक प्लेट है, या ताम्र की धातु की प्लेट है, या पीतल की धातु की प्लेट है, तो उसको कहेंगे धातु लेख। क्या कहेंगे? धातु लेख। इसी प्रकार जैसे प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि भाई पत्ते के ऊपर लिखते हैं तो उसको कहेंगे पत्र लेख। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के होते हैं। तो जो बसंतगढ़ में प्राप्त हुआ था वो शिला के ऊपर लिखा था। जैसे आपने सुना होगा कि जयपुर में बैराट है, जिसको विराटनगर भी कहते हैं, वहां से बैराट सभ्यता मिली जो मौर्यकालीन सभ्यता है, और वहां पर सम्राट अशोक के काल के शिलालेख मिले हैं, 2 मिले हैं, जिनको कहते हैं भाबरू शिलालेख। तो वो किसके ऊपर लिखे हुए हैं? वो एक चट्टान के ऊपर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं कि भाई राजस्थान के नाम को लेकर अन्य उल्लेख क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रामायण। तो रामायण के जो लेखक हैं, रचिता है वाल्मीकि, इन्होंने इस प्रदेश को रामायण में मरुकांतर कहा। ये देखो एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका ध्यान रखना। मरुकांतर कि राजस्थान का जो मैक्सिमम भाग है वो मरुस्थल में है। आप जानते हो कि मरुस्थल से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मरुकांतर। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋग्वेद में इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्मवर्त। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, रामायण में क्या कहा? रामायण में कहा गया है मरुकांतर। फिर बात करते हैं ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है ब्रह्मवर्त। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई मूणोत नैंसी। मूणोत नैंसी राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, एक कवि है, एक विद्वान है, ने अपनी रचना नैनशीरी ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। देखिए आप ध्यान से समझिए, राजस्थान के बारे में वर्णन किया है और इन्होंने अपने वर्णन में राजस्थान शब्द लिखा, लेकिन ये नहीं बताया कि राजस्थान क्या है। राजस्थान किसी प्रदेश का नाम है, किसी क्षेत्र का नाम है, किसी शहर का नाम है, या किसी वस्तु का नाम है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। राजस्थान का इतिहास लिखा और राजस्थान शब्द दे दिया। इसके अलावा आगे बात करते वीरभान। वीरभान ने अपनी रचना राज रूपक में राजस्थान के बारे में वर्णन किया। बिल्कुल मूणोत नैंसी की तरह ही इन्होंने भी अपनी रचना राजरूपक, यहाँ 2 चीज ध्यान रखना आप, वीरभान की रचना है राजरूपक और मूणोत नैंसी की रचना है नैनशीरी ख्यात। इस दोनों का ध्यान रखना आप। तो राजरूपक में भी वीरभान ने राजस्थान के बारे में वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वह राजस्थान कोई प्रदेश है, कोई शहर है, कोई वस्तु है, या किसी व्यक्ति का नाम। आगे बात करते हैं ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम प्रयास ये किया था कवि श्यामल दास ने, और कवि श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद।
और इसी वीर विनोद ग्रंथ में इन्होंने राजस्थान के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया था। कब? ब्रिटिश काल में, यानी मध्यकाल के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1791 में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने जयपुर के शासक प्रताप सिंह को मराठों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। अब देखिए, आपने अगर इतिहास पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये वो समय था जब मराठे राजपूताना के विभिन्न भागों में आक्रमण करते थे और यहाँ से चौथ और स्वदेश मुखी नामक कर वसूल करते थे। और इसी आक्रमणों से परेशान होकर राजपूताना के जो विभिन्न राजा थे, यानी रियासतदार थे, वो परेशान हो गए थे। इसलिए जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने जयपुर के शासक प्रताप सिंह को एक पत्र लिखा और प्रथम पत्र में कहा कि हमें मराठों के विरुद्ध एक संयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए हम राजस्थानियों में एकता होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने बात यह है कि इन्होंने पत्र लिखा, मतलब लेखन किया, और इन्होंने लिखकर एक शब्द दिया राजस्थानियों में। अब राजस्थानी कौन है? वो लोग जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं, यानी वो सारे राजा जो इस क्षेत्र के किसी न किसी रियासत के राजा हैं, वो सब कौन है? राजस्थानी। अब राजस्थानी है तो इस स्थान का नाम क्या हो गया? राजस्थान। ये कोई जनरल सी बात है। अब हम थोड़ा सा इस पे आगे चर्चा करते हैं, तो वो देखना आप। तो देखो, अब थोड़ी सी वापस हम ब्रिटिश काल में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन विलियम फ्रैंकलिन की। अब विलियम फ्रैंकलिन के बारे में आप कई प्रश्न सुने होंगे, तो इस पे देखो, पहला तो इसका ये है कि भाई ये कब से कब तक था? 1763 से 1839 तक। तो देखो, विलियम फ्रैंकलिन का जिक्र क्यों आता है? वो इसलिए आता है, इसने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस ग्रंथ में इसने बताया कि राजपूताना शब्द का प्रथम प्रयोग संभवतः जॉर्ज थॉमस ने किया। ये कब किया? ये सन 1800 में किया। अब देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, आप थोड़ा समझो कि ग्रंथ का नाम क्या है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब यहां देखो, ये ग्रंथ किसने लिखा? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा। कब लिखा? ये लिखा 1805 में। इसमें इसने बताया कि भाई राजपूताना शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। और ये कब किया? ये किया सन 1800 में। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जब ये ग्रंथ लिखा गया था, इससे 5 साल पहले ही जॉर्ज थॉमस ने क्या कर दिया था? इस शब्द का प्रयोग कर दिया था। अब शब्द का प्रयोग कर दिया, लेकिन इसका उल्लेख कब मिला? बाद में। तो देखो, ये जो पुस्तक है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसका प्रकाशन 1805 में किया गया और इसका विमोचन वो किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली। और लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे उस समय? लॉर्ड वेलेस्ली थे उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब विलियम फ्रैंकलिन कौन था? विलियम फ्रैंकलिन ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक अधिकारी था और इसी में नौकरी करते हुए उसकी मुलाकात हुई थी जॉर्ज थॉमस से। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों, जॉर्ज थॉमस के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है, वो समझो आप। सबसे पहले बात करते हैं कि वह जॉर्ज थॉमस है, जॉर्ज थॉमस निवासी कहाँ का था? तो ये निवासी था आयरलैंड का। आयरलैंड में एक काउंटी है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे राज्य होता है रोसेरा। रोसेरिया में एक स्थल है टिपेरेरी। तो यहाँ का मूल निवासी था कौन? जॉर्ज थॉमस। अब आप ऐसे समझो जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है और जयपुर में मानसरोवर है। ऐसे ही जॉर्ज थॉमस कहाँ का था? टिपेरेरी।
अब देखो इसका उपनाम क्या था, अब आप इसको और समझना चाहो समझो। देखो जैसे आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन में कुछ पार्ट हैं वो समझो। एक तो है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स, एक है इंग्लैंड। ये तीनों को मिलाकर कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। भाई इंग्लैंड एक देश है, वेल्स एक देश है, स्कॉटलैंड एक देश है, तीनों को मिला के कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन। अगर इन ग्रेट ब्रिटेन में यानी इन तीनों में हम उत्तरी आयरलैंड और जोड़ देते हैं, उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये बन जाता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। आगे हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। तो देखो जॉर्ज थॉमस का जो उपनाम था, ये उपनाम था जहाराय जंग या जहाजी साहिब। इनको जहाराय जंग भी कहते हैं और जहाजी साहिब भी कहते हैं। 1782 में 25 वर्ष की आयु में मद्रास में ब्रिटिश नेवी में शामिल हो गए थे। यहाँ ध्यान से समझो आप, आयरलैंड में जन्म हुआ, फिर ये इंडिया आए, तो 1782 में 25 वर्ष की आयु में, कितनी आयु में, 25 वर्ष की आयु में मद्रास में ब्रिटिश नेवी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ब्रिटिश नेवी को छोड़ के सरधना, सरधना कहाँ है, मेरठ, मेरठ मतलब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिला है मेरठ, और वहां एक स्थल है सरधना। वहां की बेगम थी समरू, बेगम समरू। और समरू है ये आयरिश महिला थी जिसका नाम था जोन्ना नोबिलिस सोमरे, और इन्होंने अपना नाम चेंज करके कर लिया था बेगम समरू। इसके यहाँ पर इन्होंने जॉर्ज थॉमस ने क्या किया, काम किया। इसके बाद ये यहाँ से छोड़कर गए ग्वालियर के जो शासक थे महाजी सिंधिया, जो 1794 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बाद बने दौलत राव सिंधिया, और दौलत राव सिंधिया महाजी सिंधिया के लड़के थे। इनके यहाँ चीफ आपे खांडे राव के साथ काम किया। अब समझो आप कि ग्वालियर है, ग्वालियर है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, और ग्वालियर का शासक पहले तो था महाजी सिंधिया, 1794 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बने दौलत राव सिंधिया, तो इनके पुत्र थे। और दौलत राव सिंधिया के जो चीफ थे, आर्मी के चीफ, इसका नाम था आपे खांडे राव, आपे खांडे राव। और आपे खांडे राव हैं, इनके साथ इन्होंने जॉर्ज थॉमस ने क्या किया, काम किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद उसने यानी जॉर्ज थॉमस ने रोहतक हिसार क्षेत्र पर शासन किया तथा झांसी को अपनी राजधानी बनाया। अब आपने हरियाणा में सुना होगा रोहतक हिसार क्षेत्र, ये दोनों जिले हैं वर्तमान में, और झांसी है वहां पर। झांसी को राजधानी बनाया और राज्य क्षेत्र का नाम क्या था, रोहतक हिसार। इसके बाद वह राज्य में यानी राजपूताना में यानी वर्तमान जो राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आया था। क्योंकि आप देखो हिसार रोहतक है, उसके पास राजस्थान की सीमा लगती है, चूरू झुंझुनू सीकर यानी शेखावाटी क्षेत्र, तो वहां वो राजपूताना में आया। और इसकी मृत्यु, देखो इसकी मृत्यु पे थोड़ी कंफ्यूजन आप ध्यान दो। इसमें जो राजस्थान की जीके की कई किताब हैं ये बताती हैं कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु वो बीकानेर में हुई थी, गलत है। बीकानेर में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु नहीं है, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु ही पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला है, और इसमें एक स्थल है बहरामपुर, वहां पर इसकी मृत्यु हुई। इसका अंतिम समय पश्चिमी बंगाल में, जो वर्तमान उस समय बंगाल था, इस समय क्या है, पश्चिमी बंगाल, उसमें मुर्शिदाबाद जिला है और उसमें है बहरामपुर, वहां इसकी मृत्यु हुई। तो देखो आप समझो कि आपकी क्वेश्चन क्या आएगा, प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न देखो, पहला प्रश्न, जॉर्ज थॉमस कहाँ का मूल निवासी था, आयरलैंड। जॉर्ज थॉमस का उपनाम क्या था, जहाराय जंग, जहाजी साहिब। नेक्स्ट, जॉर्ज थॉमस भारत में कहाँ काम किया या किस में काम किया, ब्रिटिश नेवी में काम किया। फिर ये सबसे पहले किसके यहाँ, किसके दरबार में काम किया, तो बेगम समरू के यहाँ काम किया, जो कहाँ की थी, मेरठ सरधना की। और ग्वालियर के शासक हैं दौलत राव सिंधिया, इनके यहाँ उन्होंने काम किया, जो चीफ थे इनके आपे खांडे राव, इनके साथ उन्होंने मिलिट्री में काम किया। इसके बाद उन्होंने शासन कहाँ किया, रोहतक हिसार क्षेत्र में, झांसी को अपनी राजधानी बनाया। राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ है, शेखावाटी में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, मुर्शिदाबाद, पश्चिमी बंगाल का स्थल है बहरामपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं कर्नल जेम्स टोड।
तो यहाँ आप देखो कर्नल जेम्स टोड, देखो कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म हुआ वो हुआ 20 मार्च 1782 और इनकी मृत्यु हुई 18 नवंबर 1833 में। अब देखो इनका जन्म स्थल पूछे आपसे कि जन्म स्थल कहाँ था, तो इस्लिंगटन। इस्लिंगटन कहाँ है? लंदन का एक उपनगर है, एक छोटा सा क्षेत्र है इस्लिंगटन वहां, और ये कहाँ है? इंग्लैंड में। जैसे आप देखो कि जयपुर, और जयपुर में मालवीय नगर, बजाज नगर, बापू नगर, मानसरोवर, कई स्थल है। ऐसे ही इस्लिंगटन कहाँ है? लंदन में। अब देखो ये जन्म हुआ, फिर इसने ये रहा कहाँ? ये रहा स्कॉटलैंड में। निवासी कहाँ का है? स्कॉटलैंड में। जन्म इस्लिंगटन में हुआ, निवासी कहाँ का है? स्कॉटलैंड का। अब ये 1799 में बंगाल ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गया और जून 1806 में आर्मी की नौकरी के दौरान प्रथम बार उदयपुर आए। अब प्रश्न आता है कि भाई कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में यानी राजपूताना में प्रथम बार कब आए? तो आए 1806। और कहाँ आए? उदयपुर। उदयपुर का मतलब है मेवाड़। मेवाड़ की क्या थी? राजधानी थी उदयपुर। आगे देखिए आप कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कब हुआ? 1816 से 1818 के बीच के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जेम्स टोड को राजपूताना का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया और ये कब से कब तक रहे? 1818 से 1822 तक। इसके बाद 8 मार्च 1818 को मेवाड़ हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का रेजिडेंट ये नियुक्त हुए। कब हुए? देखो 1818 की कौन सी तारीख है? 8 मार्च। और कब तक रहे? 1822 तक। अब बात करते हैं 3 नवंबर 1819 को सिरोही, मारवाड़, जैसलमेर का दायित्व भी इनको दिया गया। अब आप समझो थोड़ा सा, जैसे राजस्थान है और राजस्थान के पास इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, इधर यूपी है, इधर एमपी है, इधर गुजरात है। तो इन सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल होता है, आपको पता। सपोज करो कि भाई एमपी के राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो गई या फिर उनका पद खाली है, तो कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि राजस्थान के राज्यपाल को एमपी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो इसी प्रकार 3 नवंबर 1819 को कर्नल जेम्स टोड जो कौन थे? मेवाड़ हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट थे, उनको सिरोही, मारवाड़ और जैसलमेर का दायित्व भी दिया गया। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि उदयपुर के महाराजा थे भीम सिंह जी। इन्होंने जेम्स टोड के कार्यों से प्रभावित होकर अजमेर के पास एक गांव है बोरसवाड़ा, उस बोरसवाड़ा गांव को कर्नल जेम्स टोड को दान दे दिया, जहां कर्नल जेम्स टोड ने एक किला बनवाया और इस स्थल को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। आपने रावली टाटगढ़ का नाम सुना होगा। रावली टाटगढ़ नाम का एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और वहां पर मध्य अरावली की चोटी भी है, आपने सुना हो तो। ये वही टोडगढ़ है। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड के आगे की। तो देखो कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ जनरल बातें हैं, तो धीरे धीरे मतलब ये बातें क्या है, मतलब हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से दें। जो वनडे एग्जाम होती है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात आती है कर्नल जेम्स टोड का गुरु। तो कर्नल जेम्स टोड का गुरु है, ये है जैन यति ज्ञानचंद। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की पत्नी। इसकी पत्नी का नाम है जूलिया कल्टर बक। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड का उपनाम। तो कर्नल जेम्स टोड का उपनाम है घोड़े वाले बाबा। मतलब कर्नल जेम्स टोड उस समय कोई मोटर गाड़ी या बाइक या कार, ट्रक, बस ये तो थे नहीं। तो उस समय क्या था? घोड़े, बग्गी, ऊंट या हाथी ये चलते थे। तो कर्नल जेम्स टोड घोड़े पे बैठकर और गांव-गांव घूमते थे। उनको क्या था कि प्राचीन किले, मंदिर, बावड़ी या प्राचीन सभ्यताएं
इनको देखने का बहुत ज्यादा शौक था, तो गांव गांव घूमते थे, इसलिए वो फेमस हो गए थे। उनको लोग क्या कहते थे, घोड़े वाले बाबा। अब इनको संज्ञा क्या दी गई है, इनको संज्ञा दी गई है राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह। क्या, राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह। और ये इसको कहा था गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। अब बात करते हैं, इन्होंने राजस्थान के विभिन्न जो चीजें हैं उनको विभिन्न विभिन्न नाम से पुकारा, उनको संज्ञा दी। इन्होंने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। देखो, ओलंपस एक इटली में एक पर्वत है और उसके ऊपर रोमन देवताओं के मंदिर वगैरह हैं। इसी प्रकार जो आबू पर्वत है उस पे हिंदू देवताओं के मंदिर वगैरह हैं, इसलिए इन्होंने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कहा। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर कौन है? गुरु शिखर आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी, और अरावली की भी क्या है, सबसे ऊंची चोटी। तो गुरु शिखर के ऊपर ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर है। किसका है? ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर है। और इसी ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर होने के कारण गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई कर्नल जेम्स टोड ने जो ऊंट है, ऊंट मतलब है राजस्थान में जो सबसे ज्यादा काम आने वाला जो पशु है वो ऊंट है, और ये रेगिस्तान में लोगों के बहुत ज्यादा काम आता है। ये देखो, इसके कई उपयोग है, यहाँ पर आप ध्यान से समझो। एक तो दूध के लिए, एक खाल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक मांस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, एक ऊन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और एक परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो रेगिस्तान में सर्वाधिक जो परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऊंट। तो दोनों प्रकार के परिवहन होते हैं, यात्री ढोने के परिवहन भी होते हैं और बोझा ढोने के परिवहन भी होते हैं। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, और दिवेर दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। अब आप देखो, राजसमंद में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां दो पहाड़ियों के बीच में दर्रा है, और इसको कहते हैं हल्दी घाटी दर्रा या हल्दी घाट दर्रा। यहाँ अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य युद्ध हुआ, और यहाँ अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से जीत नहीं पाई, और वो अंत में हार कर चली गई। तो यहाँ जो युद्ध हुआ इसकी तुलना की है उन्होंने थर्मोपल्ली के युद्ध से, इसलिए हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली कहा गया। यानी हल्दी घाटी जो मैदान है इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया। अब प्रश्न आता है थर्मोपल्ली कहाँ है? तो थर्मोपल्ली यूनान में है, ग्रीस। अब बात आता है, जैसे आपने वो एक मूवी देखी होगी हॉलीवुड की 300 भी में आपने स्पार्टा सुना होगा। स्पार्टा एक वहां की रियासत थी यूनान की, और स्पार्टा का राजा था लियोनाइडस। तो लियोनाइडस और जो फारस के शासक के बीच में जो युद्ध हुआ, बिल्कुल वैसा ही महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया। अब आगे देखिए, राजपूताना के प्रत्येक योद्धा को लियोनाइडस की संज्ञा दी गई। किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा। यूलिसेस एक वहां पर स्पार्टा में सेनापति था, जिसने इस थर्मोपल्ली के युद्ध में, मैराथन के युद्ध में, जैसे जिस प्रकार मेवाड़ में हल्दी घाटी के बाद दिवेर का युद्ध हुआ था, उसी प्रकार यूनान में थर्मोपल्ली के बाद में मैराथन का युद्ध हुआ था। तो वहां पर उन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया था। इसी प्रकार दुर्गादास राठौड़ को उपाधि दी गई है राठौड़ों का यूलिसेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ किले की तुलना एट्रुस्कन मतलब इसको एट्रुस्कन भी कहते हैं। ये एक किला है। क्या है? किला। और कहाँ है? यूरोप में। यूरोप का एक प्रसिद्ध किला है जिसके चारों तरफ दीवार है। जिस प्रकार कुंभलगढ़ के चारों तरफ दीवार है, इसी प्रकार एट्रुस्कन के भी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार है। तो इन्होंने कुंभलगढ़ की तुलना किससे की? एट्रुस्कन से की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मानमोरी शिलालेख, कौन सा शिलालेख ध्यान रखना, मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। अब ये समुद्र में क्यों फेंक दिया था, क्यों नहीं फेंक दिया था, ये एक अलग विषय है, इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अभी आप समझो, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि आपने देखा होगा कि जैसे ये ग्लोब है, पृथ्वी है यानी ग्लोब, यहां 0 डिग्री अक्षांश, इस 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहां से उत्तर की तरफ जाएंगे तो यहां आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश, इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। यहां से साउथ की तरफ जाएंगे तो यहां आएगा 23.5 डिग्री साउथ, और इसको मकर रेखा भी कहते हैं। अब यहां देखो आप कि सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में। जैसे आपने सुना होगा कि भाई 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें होती है कर्क रेखा पर, फिर जून के बाद जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में यानी कि 23 सितंबर को होती है भूमध्य रेखा पर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 22 दिसंबर को होती है मकर रेखा पर, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च और 21 मार्च को वापस कहाँ होती है भूमध्य रेखा पर, फिर अप्रैल, मई और जून, और 21 जून को कहाँ चली गई वापस कर्क रेखा पर। अब देखिए आप कि कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, और इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। 23.5 से और 66.5 तक, और 23.5 से 66.5 तक, 66/1/2 डिग्री नॉर्थ और 66 सही 1/2 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। इसको भी कहते हैं शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध। यहां से 90 डिग्री नॉर्थ, यहां से 90 डिग्री साउथ, इसको कहते हैं शीत कटिबंध। अब आप देखो कि यहां से मतलब आपने डोलड्रम का नाम सुना होगा कि 0 डिग्री से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री साउथ में ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ के या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, और यहां जाकर फिर ये वापस उच्च अक्षांशों पे जाके नीचे उतरेगी। तो ये उतरती है 23.5 से और 35 के बीच में। तो यहां जब उतरती है ये, तो यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये जैसे ये पवन नीचे उतरेगी तो ये 23.5 से और 35 के बीच में, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, उच्च वायुदाब। अब आप इसको समझो ध्यान से कि ग्लोब है, यहां सपोज करो यूरोप है, फिर ये एशिया वगैरह है, इधर अफ्रीका है, इधर इंडिया है। अब उस समय ये स्वेज नहर तो थी नहीं, भूमध्य सागर से होकर गुजरती थी। इंडिया से कोई भी जहाज है ये ऐसे जाता था, ऐसे, और ऐसे इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड यहाँ था, ब्रिटेन यहाँ था। तो जैसे ही ये कहा जाएगा, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में जाएगा, तो जहाज ये कितने अक्षांश हैं, 30 से 35 डिग्री, इधर भी कौन से हैं, 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री। कोई भी जहाज इधर से गुजरता तो उच्च वायुदाब होने के कारण जहाज का जो भार है वो बढ़ जाता, और भार बढ़ने के कारण जहाज डूबने को होता। तो प्राचीन समय में जो जहाज के चालक होते थे, कैप्टन होते थे,
वो लोगों को यानी उनके जो सैनिक होते थे उनको आदेश देते थे कि भाई इस पे जो एक्स्ट्रा सामान है उनको उठा उठा के आप समुद्र में फेंक दो ताकि जहाज डूबने से बच जाए। इसलिए सैनिक जो जहाज पे अश्व होते थे यानी घोड़े होते थे, इन घोड़ों को उठा उठा कर फेंकते थे। वो घोड़ों को उठाकर फेंकने के कारण ये जो अक्षांश है 30 से 35 डिग्री यानी कि 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ये कहलाते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहलाते हैं? अश्व अक्षांश। तो आप समझ गए होंगे कि कर्नल जेम्स टोड जब जहाज में लादकर मानमुरी शिलालेख को ले जा रहा था तो अश्व अक्षांशों पर जाकर जहाज डूबने लग गया। तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई ये जो शिलालेख है ये पत्थर का बना हुआ चट्टान का भारी है, इसको उठा के कहां फेंक दो? समुद्र में फेंक दो। तो बस यही बात है। आगे हम चर्चा करते हैं कर्नल जेम्स टोड के बारे में। देखो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी। पहली पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो पहले एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की चर्चा करते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, इस पुस्तक का जो अन्य नाम था वो था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। देखो दूसरा नाम क्या था इसका? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप इसको समझो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स का मतलब होता है इतिहास और एंटिक्विटीज का मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं। तो इस किताब का हिंदी में नाम क्या हो गया? राजस्थान का इतिहास और प्राचीन वस्तुएं। अब इसका अन्य नाम क्या है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब भारत के यानी कि दक्षिणी एवं पश्चिमी भारत के राजपूत राज्य। थोड़े आगे चर्चा करते हैं। यह पुस्तक 2 खंडों में प्रकाशित हुई। कितने खंडों में हुई? 2 खंडों में। आपने देखा होगा कि कई बार सपोज करो कोई पुस्तक है, इसकी 800 पेज है और 800 पेज की किताब बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है तो इसके 2 पार्ट बना दिए जाते हैं। पार्ट 1 यानी भाग 1 और भाग 2। इसी प्रकार जो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान थी ये भी 2 खंडों में प्रकाशित हुई, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका प्रथम खंड 1829 में प्रकाशित हुआ। इस खंड में राजपूताने की, या थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, राजपूताने है, राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास का उल्लेख किया गया। क्या क्या किया गया? ध्यान से देखो, राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली कि वे कौन से वंश में कौन कौन से शासक हुए, कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पिता था, सामंती व्यवस्था और मेवाड़ का इतिहास। इसका जो दूसरा खंड है, द्वितीय खंड है, यह 1832 में प्रकाशित हुआ और इस खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती का इतिहास आदि का वर्णन किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में विलियम जेम्स क्रुक ने किया। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका प्रकाशन किसने किया। आगे देखते हैं एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के बारे में कि भाई आपसे पूछे कि इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्व कोश कहा जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना कि किस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास का विश्व कोश कहा जाता है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और राजस्थान के इतिहास का पिता या पितामह किसको कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद सर्वप्रथम 1907 से 1909 में पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया, लेकिन दूसरे भाग के प्रकाशन से पहले ही उनका देहांत हो गया और देहांत होने के कारण इस के दूसरे भाग का प्रकाशन उनके भाई ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं मुंशी देवी प्रसाद ने मिलके
किया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई जो मुंशी देवी प्रसाद और ज्वाला प्रसाद मिश्र ने इसके दूसरे प्रकाशन का जो वो किया था, दूसरे भाग का जो प्रकाशन किया था, उसके बाद 1961 में केशव प्रसाद ठाकुर ने दोनों भागों का अनुवाद कर एक ही ग्रंथ में प्रकाशित करवाया। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि वे सर्वप्रथम एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो 1907 से 1909 में पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र ने किया। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का अलग अलग किया। लेकिन 1961 में केशव प्रसाद ठाकुर ने दोनों भागों का अनुवाद एक ही ग्रंथ में करके प्रकाशित करवाया। मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 को सिर्फ एक ही बना दिया गया। ऐसा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? केशव प्रसाद ठाकुर। इसके बाद हम बात करते हैं कि बाद में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसकी त्रुटियों को समाप्त कर हिंदी में अनुवाद किया। मतलब जो ये लिखी गई थी मूल रूप से ये अंग्रेजी में थी। किसमें थी? इंग्लिश में। और इसका हिंदी में ट्रांसलेट सबसे पहले किसने किया? पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र। और इन्होंने अलग अलग भाग में किया। एक भाग में किसने किया? केशव प्रसाद ठाकुर। केशव प्रसाद ठाकुर ने एक भाग में किया, लेकिन इन दोनों के ही हिंदी अनुवाद में कुछ त्रुटियां थी। क्या थी? त्रुटियां। और इन त्रुटियों को समाप्त करके वापस हिंदी में अनुवाद किसने किया? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और इन्हीं की वर्तमान में हिंदी अनुवाद चल रही है। आगे बात करते हैं। जेम्स टोड ने यह पुस्तक अपने गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की। किसको समर्पित की? जैन यति ज्ञानचंद्र। ये कौन था? ये एक जैनियों के साधु था। और ये मैंने आपको पहले बताया है कि भाई ये इनके क्या थे? गुरु। उनको इन्होंने ये पुस्तक क्या की? समर्पित की। इस ग्रंथ में जेम्स टोड ने राजपूताना के लिए, राजपूताना किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। और अब कर्नल जेम्स टोड है इस राजपूताना को क्या कर रहे हैं? उन्होंने इसके लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया: राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। मतलब है इस प्रदेश को पहली बार राजस्थान नाम से अगर किसी ने संबोधित किया तो वो करने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। ये प्रश्न बहुत बार राजस्थान के एग्जामों में पूछा गया है और संभावना है आगे भी पूछा जाएगा। अब यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो मैं आपकी दूर कर देता हूँ। पहला कंफ्यूजन कि राजस्थान शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला? अगर ऐसा पूछे तो बताना बसंतगढ़ शिलालेख। और राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो किया कर्नल जेम्स टोड ने। दोनों क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक थी उसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। अब इस पुस्तक का जो हिंदी में नाम होगा वो होगा पश्चिमी भारत की यात्रा। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन किया गया वो 1839 में। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि कर्नल जेम्स टोड की 1835 में मृत्यु हो चुकी थी। इनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, जिसका नाम था जूलिया कल्टरबक, क्या नाम था? जूलिया कल्टरबक, इन्होंने इस पुस्तक का संकलन करके प्रकाशन करवाया। कौन सी पुस्तक का? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों कि वो जहां जहां वो गए, उन्होंने ट्रेवल किया, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या थे, व्यक्तिगत अनुभव क्या थे, वो उन्होंने इस पुस्तक में लिखे। इसके अलावा राजपूती परंपराओं, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ राज है, राजपूती परंपराओं
कि राजपूतों में कौन कौन सी परंपराएं हैं, उनका किस प्रकार से संचालन होता है, ये सब बातें उन्होंने इस पुस्तक में बताई। इसके अलावा उन्होंने कुछ अंधविश्वासों की भी वो चर्चा की कि यहाँ राजस्थान के लोगों में यानी राजपूताना के लोगों में कौन कौन से अंधविश्वास व्याप्त हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने आदिवासियों के जीवन के बारे में भी इस पुस्तक में चर्चा की। मंदिरों, मूर्तियों एवं राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो पुस्तक की मूल थीम थी, वो थी राजस्थान का पर्यटन। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, यह पुस्तक जेम्स टोड ने विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। किसको समर्पित किया? विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया। आगे हम चर्चा करते हैं कि जेम्स टोड ने, कुछ अन्य तथ्य हैं कि जेम्स टोड ने 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था। जेम्स टोड 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार था जिसने सामंतवादी या जागीरदारी या जमींदारी व्यवस्था का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूडलिज्म, के बारे में विस्तार से वर्णन किया। मतलब आप समझो, सपोज करो ये राजस्थान है और प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान को कई जिलों में बांटा गया है कि भाई प्रशासन में सुविधा रहे। प्रत्येक जिले को कई उपखंडों में बांटा गया है, उपखंडों को तहसीलों में बांटा गया है, तहसीलों को गांव में बांटा गया। इसी प्रकार जो पहले रियासत होती थी, इन रियासतों में जो मुख्य शासक था, ये क्या करता था, अपनी रियासत को कई जागीरों में बांटते थे ऐसे, और जागीरों में बांटकर जो उनके परिवारजन होते थे, उनके पुत्र होते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, उनको अलग अलग जागीरों के जागीरदार बना दिए जाते थे। और जो राजधानी होती थी, उस पर शासन करता था वो खुद। अब जितनी भी जागीरें थी, इन जागीरों में कुछ कुछ सेना रख दी जाती थी उन जागीरदारों के अंडर में, और जब भी कोई युद्ध होता तो ये सारे जागीरदार मिलकर इस राजा को सहायता प्रदान करते। तो एक व्यवस्था थी जो आज भी चली आ रही है। आपने देखा होगा कि वे प्रशासन की दृष्टि से देश को राज्यों में बांटते हैं, राज्यों को जिलों में बांटते हैं, जिलों को उपखंडों में बांटते हैं, तहसीलों में बांटते हैं, गांव में बांटते हैं। तो इस व्यवस्था का विस्तार से सबसे पहले वर्णन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। वह पहला व्यक्ति था जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा, और इसी कारण उनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। इतिहास का पितामह कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने पुरानी भइयों में इस प्रदेश के लिए रायथान शब्द का प्रयोग किया है। देखो, रायथान, थान शब्द राजस्थानी भाषा का है जिसका मतलब होता है स्थान, और किसका स्थान है? राय का। और राय का मतलब क्या है? राजा। क्या है? राजा। तो राजाओं का स्थान या रायथान, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें कंफ्यूज है? चलो अब आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि 1913 में अब्राहम ग्रेसन के अध्यक्षता में एक सर्वे हुआ। सर्वे का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस सर्वे के तहत अब्राहम ग्रेसन को यह करना था कि भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, इसका एक सर्वे करना था। और इस सर्वे की रिपोर्ट जब अब्राहम ग्रेसन ने ब्रिटिश भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की, तो उसमें उन्होंने इस प्रदेश के लिए जो नाम का प्रयोग किया वो था राजस्थान। इसके बाद 1913 के बाद बात करते हैं 1917 में। 1917 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान एक लोकगीत गाया। लोकगीत क्यों गाया? किसानों को प्रेरित करने के लिए, यानी उनमें
जोश भरने के लिए उन्होंने एक लोकगीत गाया और इस लोकगीत में इस प्रदेश को राजस्थान नाम से पुकारा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि भाई अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की शाखा राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। अब आप समझो कि जो पूरा भारत था, इस भारत में आप समझो कि पूरे भारत में कुछ तो थे ब्रिटिश राज्य और इस ब्रिटिश राज्य में गवर्नर था, कुछ थी देशी रियासत जैसे राजपूताना में 19 रियासत थी, कुछ थे संघ शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा वगैरह आप जानते हो। तो जो ब्रिटिश राज्य थे यहाँ जनता के लिए आवाज उठाने का काम कर रही थी कांग्रेस। कौन कर रही थी? कांग्रेस। लेकिन जो रियासतों की जनता थी ये भी वहां के राजाओं से परेशान थी और राजा किससे मिले हुए थे? अंग्रेजों से, क्योंकि वो उनके साथ सहायक संधि कर चुके थे। तो यहाँ की जनता परेशान थी, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने सोचा कि भाई राज्यों की जनता के लिए तो कांग्रेस है जो उनकी मांग उठा लेती है, लेकिन रियासतों की जनता के लिए आवाज कौन उठाए? इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की एक शाखा के रूप में या एक अल्टरनेटिव के रूप में एक संस्था बनाई जिसका नाम था अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, जिसमें संपूर्ण भारत के जो देशी रियासतें थी वहां के लोग शामिल थे। इसकी अलग अलग इकाइयां थी जैसे मध्य प्रांत इकाई, संयुक्त प्रांत इकाई, राजपूताना प्रांत इकाई। तो राजपूताना प्रांत इकाई का अधिवेशन हुआ 9 सितंबर 1946 को और इसमें जवाहरलाल नेहरू मुख्य अध्यक्ष थे, यानी इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया और उन्होंने अपने संबोधन में कर्नल जेम्स टोड के 117 साल बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग व्यवहार में किया। मतलब उन्होंने अपने संबोधन में इस प्रदेश को क्या कहकर पुकारा? राजस्थान। तो यहां इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आप। 1829 में किया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। 1946 में किया किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अंतर कितना है? 117 साल। आगे बात करते हैं संगठनात्मक रूप में राजस्थान शब्द का प्रथम प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में किया गया। आप समझो कि 18 अप्रैल 17 या 18 अप्रैल 17 पहले प्लान था लेकिन बाद में 18 को किया गया। 1948 को मत्स्य संघ बना और मत्स्य संघ बना, इसमें थे अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इनके बाद इसके लगभग 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ यानी पूर्वी राजस्थान संघ बना। तो इसमें पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया किस रूप में? संगठन बनाने के रूप में, यानी संगठनात्मक रूप में। तो आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि संगठनात्मक रूप से राजस्थान के नाम का प्रयोग कब किया गया, तो 25 मार्च 1948। आगे चर्चा करते हैं एकीकरण के छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को वैधानिकता प्राप्त हुई। यहां आप समझो कि वह 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान का भाग 1 और इसका भी अनुच्छेद 1 इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत इज ए दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसी में राज्यों की 4 कैटेगरियां बनाएगी। पहली कैटेगरी ए, दूसरी बी, तीसरी सी और चौथी डी।
ए को एबी कहते हैं या कैबी कहते हैं, बी को बेबी कहते हैं या खैबी कहते हैं, सी को सैबी कहते हैं या गैबी कहते हैं, और डी को देबी कहते हैं या गै घड़ी वाला गैबी कहते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, कई किताबों में ए मिल जाएगा, कईयों में ए मिल जाएगा। ए कैटेगरी में वो राज्य शामिल थे जो पहले ब्रिटिश शासन के सीधे अधीन में थे, ठीक है। बी कैटेगरी में वो राज्य थे जो रियासतों के एकीकरण से बने थे, जैसे राजस्थान भी किससे बना था, रियासतों के एकीकरण से। सी कैटेगरी में वो राज्य शामिल थे जो चीफ शील्ड थे, मतलब चीफ कमिश्नर वाले जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है और कुर्ग कर्नाटक में है, और अजमेर मेरवाड़ा ये वर्तमान में राजस्थान में। डी में था अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी थी। तो राजस्थान संविधान लागू होने पर पहली बार किस कैटेगरी में शामिल हुआ, बी कैटेगरी में। कौन सी में शामिल हुआ, बी में। और राजस्थान के नाम को संवैधानिक मान्यता कब मिली, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और राजस्थान कौन सी कैटेगरी में शामिल था, बी में। अब आगे बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश लागू हुई तथा राज्यों की सभी श्रेणियां समाप्त कर दी गई तथा राजस्थान प्रथम श्रेणी का राज्य बना। अब देखो, आप थोड़ा समझो, संविधान लागू हो गया, देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान लागू हो गया 1950 में, और यहाँ भारत में एक प्रांत था जिसका नाम था मद्रास प्रांत। और मद्रास प्रांत में प्रॉब्लम ये थी कि जो साउथ वाला पार्ट था यहाँ लोग बोलते थे तमिल, और ये नॉर्थ वाला पार्ट था यहाँ बोलते थे लोग तेलुगु, और राजधानी थी चेन्नई जो कहाँ थी, साउथ वाले पार्ट में। अब इनको अगर कोई प्रशासनिक कार्य करना हो, राजधानी में कोई जरूरत पड़े तो यहाँ आते, तो यहाँ पर इनके सामने भाषा से संबंधित समस्या आती। ये तेलुगु बोलते, इधर वाले तमिल बोलते। तो इन लोगों ने 1952 में आंदोलन कर दिया कि भाई तेलुगु भाषी क्षेत्र को तमिल भाषी क्षेत्र से अलग किया जाए, और इसका नेतृत्व किया पोट्टी श्री रामालू नाम का एक व्यक्ति था। इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, और अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने पर इनकी मृत्यु से आहत होकर बढ़ गए और हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। और सरकार ने इस बात को देखते हुए आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया। ये बनाया 1952-53 में। अब आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में नए राज्य बनने की मांग उठने लगी, तो सरकार ने एक आयोग बनाया फजल अली के नेतृत्व में। इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की सरकार को, और रिपोर्ट लागू हुई 1 नवंबर 1956। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था कि भाई राजस्थान को ये क्षेत्र हैं, ये राजस्थान में शामिल कर दिए जाएं, और ये क्षेत्र हैं ये एमपी में शामिल कर दिए जाएं। वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब हम एकीकरण पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र थे, किस प्रकार से थे। अभी एक जनरल ओवरव्यू है कि, और जो राज्यों की कैटेगरी थी ए बी सी डी, इन सभी कैटेगरी को समाप्त कर दिया जाए। और इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की बी कैटेगरी समाप्त हो गई, और राजस्थान प्रथम कैटेगरी का यानी प्रथम श्रेणी का राज्य बन गया। आगे 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम आने वाले तथ्य हैं। एक तो राजस्थान दिवस, यह आता है 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष। आपने सुना होगा 30 मार्च 1949। और जयपुर को राजधानी बनाया, मान सिंह को राज प्रमुख बनाया, महाराणा भूपाल सिंह को महाराजा प्रमुख बनाया, और 30 मार्च की बात थी वो, तो इसलिए प्रत्येक वर्ष क्या बनाया जाता है, राजस्थान दिवस।
नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान वर्तमान में जो है वो अस्तित्व में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपका कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट में बताओ। धन्यवाद।